So students, in this audio video we will finish the topic income and employment. We have been discussing the the miseries or the means to fight excess uh, demand or deficient demand situations. मतलब इकोनॉमी अगर एक्सेस डिमांड हो या उसको डेफिशिएंट सप्लाई भी कह सकते हैं, नॉट डेफिशिएंट सप्लाई, एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड, अगर ऐसे सिचुएशंस हो तो उससे कैसे फाइट आउट करें, उसके हम लोगों ने गवर्नमेंट के जो मेजरीज है, फिजिकल मेजरीज, वो डिस्कस कर लिया था. अब यहाँ डिस्कस करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी. क्या लिखा है कि एप्लीकेशन ऑफ मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स टू करेक्ट एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड इज डिस्कस्ड हेयर. क्या है पहला, नीचे देखिए, बैंक रेट एंड रेपो रेट आर रेज्ड बाय द आरबीआई. बैंक रेट एंड रेपो रेट आर रेज्ड मतलब बढ़ाना. एज अ फॉलो अप एक्शन, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज रेज्ड बाय द कमर्शियल बैंक्स. कॉस्ट ऑफ बोरोइंग राइजेज. It lowers the demand for credit, leading to a cut in consumption and investment expenditure in the economy. मतलब ये ऐसा हुआ कि अगर कमर्शियल बैंक मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देगी, यानी हम और आप जो बैंक से कर्जा लेने के लिए जाते हैं, अगर कमर्शियल बैंक वो कर्जा का ब्याज का रेट बढ़ा दे तो हम लोगों में से बहुत सारे लोग उस कर्जा को उस समय पोस्टपोन कर देंगे कि जब थोड़ा इंटरेस्ट रेट कम होगा तब हम लोग लोन लेंगे, या कम अमाउंट का लोन लेंगे. दो चीज़ें हो सकती है. तो जैसे ही हम लोग लोन कट करेंगे, यानी क्रेडिट लेना कम होगा, हम लोग लोन पे क्या करते हैं, बाइक परचेज करते हैं, कार परचेज करते हैं, घर बनाते हैं. और अगर घर बनाते हैं तो देखिए ईंट, बालू, सीमेंट, कलर, कितने सारे चीज़ों का डिमांड बढ़ जाता है, लेबरर्स का डिमांड बढ़ जाता है. तो ये सब अगर हम लोगों ने लोन नहीं लिया क्योंकि इंटरेस्ट रेट हाई हो गया है, तो क्या हो गया, इकोनॉमी में लोगों ने लोन कम लिया तो डिमांड कम हो गया. तो इस तरह से एक्सेस डिमांड कंडीशन से फाइट आउट करने में मदद मिलेगा. तो ये समझ में आ गया, एक्सेस डिमांड या इन्फ्लेशनरी गैप डिमांड से फाइट आउट कैसे करेंगे, ये समझ में आ गया आपको. फिर है इसका अगला पॉइंट, इसी ये तो हो गया. एक मिनट, हाँ, रिवर्स रेपो रेट इज रेज्ड बाय द आरबीआई. दिस इंड्यूसेस द कमर्शियल बैंक. अच्छा, एक बार उधर आपको ये बताया, एक चीज़ और बताना चाहिए था मेरे को उधर, ये इसमें कि ये इन्फ्लेशनरी गैप से फाइंड आउट करने में क्या होता है, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा दे तो क्या कहते हैं, लोन का डिमांड कम हो जाएगा, और लोन का डिमांड कम होगा तो लोग परचेस करना मार्केट में कम कर देंगे, डिमांड कम कर देंगे. तो इस तरह से एक्सेसिव डिमांड या इन्फ्लेशनरी गैप से फाइट आउट करने में मदद मिलेगा. ठीक है, इसका उल्टा अगर मान लीजिए डिफ्लेशनरी गैप का दौर है तो जो कमर्शियल बैंक्स वो क्या करते हैं, थोड़ा इंटरेस्ट रेट कम कर देते हैं. जो आम पब्लिक जनता कर्जा ले रही है उसका इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है. और अगर वो इंटरेस्ट रेट कम होगा, जैसे मान लीजिए कि इंटरेस्ट रेट पहले 10% था, वो 8% हो गया. मार्केट में अगर आप 10 लाख या उससे ज़्यादा का कर्जा लेते हैं या 10 लाख तक का लोन लेते हैं तो इंटरेस्ट रेट जो पहले 10% था वो 8% पे ही आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा. तो क्या हुआ, ये 2% इंटरेस्ट रेट पर एनम कट होने से बहुत सारे लोग लोन लेना बढ़ा देंगे, ज़्यादा लोन लोग लेंगे, और इससे इकोनॉमी में मनी का सप्लाई बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा, तो वो डेफिशिएंट डिमांड सिचुएशन से फाइट आउट करने में मदद मिलेगा. ये पॉइंट इधर समझे इस तरह से. हाँ, रिवर्स रेपो रेट is raised by the RBI. This induces the commercial banks to park their surplus funds with the RBI. Accordingly, lesser funds are used by as CRR deposits for the creation of credit. Availability of credit is reduced. It leads to a cut in aggregate demand, excess demand और inflationary gap is curbed. मतलब देखिए,
रेपो रेट मतलब क्या होता है, एक ऐसा रेट होता है जिस पे कमर्शियल बैंक के पैसा को ब्याज जो होता है एक होता है कि कमर्शियल बैंक से आरबीआई ब्याज लेती है, एक होती है कि आरबीआई कमर्शियल बैंक को बोलते हैं आप अपना फंड हमारे पास जमा करो, हम आपको ब्याज देंगे। तो जब कमर्शियल बैंक के पास ऑलरेडी पहले से कैश ज़्यादा है और मार्केट में वो लोन काफ़ी ज़्यादा लोगों को दे रहा है, तो आरबीआई क्या करती है, रेपो रेट का ब्याज बढ़ा देती है और इससे क्या होता है, कमर्शियल बैंक्स लोग अपना ज़्यादा पैसा आरबीआई को देते हैं क्योंकि उनको आरबीआई से इंटरेस्ट मिलने वाला है। ये बात ध्यान दीजिएगा कि ये इंटरेस्ट रेट आरबीआई ही फाइनल करता है। इस चक्कर में क्या होता है, लोगों के पास से कमर्शियल बैंक्स का ज़्यादा पैसा चला जाता है आरबीआई के पास, उस पैसे पे कमर्शियल बैंक्स को इंटरेस्ट मिलने वाला है। और इसके कारण क्या होता है, अगर कमर्शियल बैंक्स के पास कैश क्राइसिस हो जाता है, कम हो जाता है पहले से, तो वो कम लोगों को लोन दे पाता है। तो इस तरह से लोन अगर वो कम दे पाया तो द पीपल आर नॉट एबल टू डिमांड मोर। मार्केट में हम लोग ज़्यादा चीज़ नहीं खरीद पाते, इंस्टॉलमेंट में हो या कैश पे करके। तो इस तरह से ये एक्सेस डिमांड को फाइट आउट करने में मदद करेगा। ठीक इसका उल्टा, अगर जो कमर्शियल बैंक पहले जिस रेट पे कमर्शियल बैंक का जो पैसा आरबीआई अपने पास रख लेती थी और इंटरेस्ट दे रही थी, वो इंटरेस्ट रेट पहले की अपेक्षा आरबीआई कम कर दिया है। तो ऐसे में कमर्शियल बैंक नहीं ध्यान देती है कि चलो हम लोग आरबीआई के पास क्यों पैसा जमा करें, बेटर है कि इस पैसे को आम पब्लिक में ही कर्ज ज़्यादा लोन के रूप में दे, क्योंकि उससे बेटर हम लोग को बेनिफिट होने वाला है आरबीआई के बदले। तो उसमें क्या होता है, अगर कमर्शियल बैंक ज़्यादा पैसा अपने ही पास रखते हैं, आरबीआई के पास कम पैसा जमा रखते हैं कमर्शियल बैंक्स, वो कमर्शियल बैंक हमको और आपको ज़्यादा लोन दे पाते हैं। और अगर हमको आपको ज़्यादा लोन दे पाएंगे तो हमारा परचेजिंग पावर बढ़ेगा, परचेजिंग पावर बढ़ेगा तो हम लोग डिमांड को इम्प्रूव करेंगे मार्केट में, यानी वो डिफ्लेशनरी गैप को फाइट आउट करने में हेल्प करेगा। परस्यूइंग द पॉलिसी ऑफ ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ये ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होता है, देखिए बहुत सारे सिक्योरिटीज होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं जो ओपन मार्केट में सेल और परचेज होते हैं। तो क्या लिख रहा है, सिक्योरिटीज आर सोल्ड बाय द आरबीआई टू सोक लिक्विडिटी, अकॉर्डिंगली कैश रिजर्व्स ऑफ द कमर्शियल बैंक्स आर रिड्यूस्ड, implying a cut in their credit creation capacity. When the availability of credit reduces, aggregate demand shrinks, accordingly excess demand is corrected. इसका दो रूप बताता हूँ मैं। देखिए, परस्यूइंग द पॉलिसी ऑफ ओपन मार्केट ऑपरेशन, इसके दो रूप हैं। ये सिक्योरिटीज़ कमर्शियल बैंक आरबीआई बेचती भी है और आरबीआई खरीदती भी है, दो बातें। तो अगर आरबीआई बेचती है और कमर्शियल बैंक को लेना ही पड़ेगा, ये लीगल ऑब्लिगेशंस है, लेना ही पड़ेगा। तो अगर आरबीआई अपने सिक्योरिटीज़ को मार्केट में बेची और वो कमर्शियल बैंक परचेस कर लेंगे तो क्या होगा, जरा ध्यान दीजिएगा। कमर्शियल बैंक से अगर आरबीआई के द्वारा इसी के सिक्योरिटीज़ को परचेस करेगा, बॉन्ड्स को परचेस करेगा, तो आरबीआई हो गई सेलर, तो सेलर के पास से वो डॉक्यूमेंट्स का ऑनरशिप ट्रांसफ़र हो गया किसके पास, कमर्शियल बैंक के पास। लेकिन कमर्शियल बैंक के पास से जो कैश है वो ट्रांसफ़र होकर आ गया आरबीआई के पास। यानी कमर्शियल बैंक प्रॉपर्टी का, सिक्योरिटीज़ का, बॉन्ड्स का ऑनर तो हो गया, बट उसके पास कैश क्राइसिस हो गया, वो कैश चला गया आरबीआई के पास। तो आरबीआई कमर्शियल बैंक्स के पास कैश क्राइसिस हो गया। अब कब पहले की अपेक्षा कम कैश रहा, क्योंकि उन्होंने बहुत सारा पैसा कैश सिक्योरिटीज़ और बॉन्ड्स परचेज करने में लगा दिया है। हालांकि उस पर भी कमर्शियल बैंक्स को इंटरेस्ट मिलने वाला है, लेकिन जो कर्जा देने का काम है उस पैसे में उसकी कमी आ गई कमर्शियल बैंक्स की। तो मार्केट में वो लोगों को कम कर्जा दे पाएंगे, यानी क्रेडिट क्रिएशन कम हो जाएगा। तो ये एक्सेस डिमांड या इन्फ्लेशनरी गैप से फाइट आउट करने में गवर्नमेंट को हेल्प करती है। इसका उल्टा सिचुएशन, अगर मान लीजिए मार्केट में बहुत ही इन्फ्लेशनरी गैप होगी, एक्सेसिव डिमांड है ऑलरेडी, तो डेफिसिएंट डिमांड है, डिफ्लेशनरी गैप है, तो ऐसे में आरबीआई क्या करती है, वो जो सिक्योरिटीज़ और बॉन्ड्स पहले कमर्शियल बैंक्स को सेल करी थी वापस उनसे खरीद लेती है, वापस उनसे रीपर्चेज कर लेती है, रिपोजेस कर लेती है। तो क्या हुआ, फिर से वापस उस सिक्योरिटीज़ और बॉन्ड्स के ओनर बन गया आरबीआई, और आरबीआई जैसी वो सिक्योरिटीज़ और बॉन्ड्स कमर्शियल बैंक से परचेज करते हैं तो कमर्शियल बैंक्स उनका पैसा वापस कर देते हैं इंटरेस्ट के साथ। तो कमर्शियल बैंक्स के पास क्या हुआ, पहले की अपेक्षा ज़्यादा कैश हो गया, बढ़ गया, वो कैश वो फिर क्रेडिट क्रिएशन में यूज़ करते हैं। तो डिफ्लेशनरी गैप से फाइट आउट करने में हेल्प मिलता है।
नेक्स्ट है CRR इज रेज टू लोअर क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी इन द ऑफ द कमर्शियल बैंक्स। CRR क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो में पढ़े पहले मनी एंड बैंकिंग चैप्टर में। तो इसमें कुछ पैसा कमर्शियल बैंक्स को अपना RBI के पास रखना पड़ता है। तो अगर वो लोअर कर दे RBI, यानी पहले सपोज कीजिए 100 रुपया में से 20 रुपया RBI के पास रखना होता था, लेकिन अगर वो 15 रुपये ही रखना पड़े, 10 रुपया ही रखना पड़े, तो ध्यान दीजिए, अगर 100 में से पहले 20 रुपीज़ RBI के पास रखते थे तो 80 रुपीज़ क्रेडिट क्रिएशन के लिए कमर्शियल बैंक्स के पास अवेलेबल था, लोन देने के लिए अवेलेबल था। तब क्या था, मार्केट में एक तरह से डिफ्लेशन का दौर था, चीज़ें कम बिक रही थी, डिमांड कम था, तो डिफ्लेशनरी गैप हो रहा था डिफिशिएंट डिमांड होने के कारण। तो ऐसे में RBI ने क्या किया, बोला कि हम लोग CRR कम कर दिए, मतलब CRR कम कर दिया, मतलब कि पहले जो 20 रुपये आप हमारे पास रखते थे, अब आपको हमारे पास 15 रुपये ही रखना पड़ेगा या 10 रुपये ही रखना पड़ेगा। अगर 10 रुपया रखना पड़ता है RBI के पास, तो 90 रुपीज़ अब लोन के रूप में कमर्शियल बैंक्स जनता में दे सकते हैं। तो फिर क्या हुआ, ये ज़्यादा क्रेडिट क्रिएशन होगा। पहले 80 रुपये का क्रेडिट क्रिएशन हो रहा था, तो 90 रुपये का क्रेडिट क्रिएशन होगा। इसके कारण इकोनॉमी में ज़्यादा मनी सर्कुलेशन होगा और ये डेफिशिएंट डिमांड या डिफ्लेशनरी गैप को फाइट आउट करने में हेल्प करेगा। ठीक है, इसका उल्टा अगर मान लीजिए इन्फ्लेशनरी गैप है, इफ इट इज अ सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप, तो व्हाट विल हैपन, RBI विल रेज द CRR कि भाई नहीं 90 नहीं, अब आपको हमारे पास 25 रुपये रखने पड़ेंगे, 10% नहीं चलेगा। तो 100 का 25 आप RBI के पास रख दे रहे हो, तो 75 रुपये आपके पास लोगों को लोन देने के लिए बचा हुआ है। तो इससे क्रेडिट क्रिएशन कम होगा और हम आम जनता को बैंक से कम लोन मिलेगा, जो ज़्यादा नीडी होंगे उन्हीं को मिलेगा, या जो उस इंटरेस्ट रेट को अफोर्ड कर सकते उन्हीं को मिलेगा, और इससे इकोनॉमी में डिमांड कम होगा और ये इन्फ्लेशनरी गैप, ये एक्सेसिव डिमांड सिचुएशन से फाइट आउट करने में हेल्प करता है। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है, आई होप। चलिए, हाँ, फिर है हाँ SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो इज रेज्ड। मतलब स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो मतलब हर कमर्शियल बैंक को अपने पास एक कुछ कैश हमेशा रखना पड़ता है टू मीट इमीडिएट डिमांड्स, कैश डिमांड्स। अब ये अगर कमर्शियल RBI बताए कि सपोज करो आपको पूरे आपके पास जो पैसा उसका 20% आपको अपने पास रखना हर हमेशा, तो हर हमेशा 100 का 20 रुपया अगर कमर्शियल बैंक्स को अपने पास रखना है, तो 80 रुपये ही कर्जा दे सकते हैं आम जनता को। उस समय क्या था, एक तरह से इकोनॉमी में डिफ्लेशनरी गैप था, डिमांड कम हो रहे थे, डिफ्लेशन का दौर चल रहा था, चीज़ें सस्ती बिक रही थी, अनवांटेड स्टॉक्स सेलर्स प्रोड्यूसर्स के यहाँ थे, और जितने लेवल में इक्विलिब्रियम होना चाहिए उससे लेसर आउटपुट में ही इक्विलिब्रियम हो रहा था। तो ऐसे में RBI एक्शन लेती है, वो क्या करती है, SLR कम कर देती है कि नहीं, वो जो 100 में 20 आपको अपने पास रखना था वो 20 नहीं रखो, आप 100 में अब आपको 12 ही रखना है और 88 रुपीज़ आप लोन दे सकते हो। तो फिर क्या हुआ, जैसे ही 88 रुपये हम लोन देना स्टार्ट करेंगे, पहले के अपेक्षा ज़्यादा कर देंगे, तो वो डिफ्लेशनरी गैप से फाइट आउट हो जाएगा। तो यानी SLR का रेशियो बढ़ा देंगे तो क्या होगा, इन्फ्लेशनरी गैप से फाइट आउट करेंगे, और अगर SLR का रेशियो कम कर देंगे तो डिफ्लेशनरी गैप को फाइट आउट करेगा। मार्जिन रिक्वायरमेंट, हाँ, मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है आपको पता है। जैसे अगर आप बैंक से लोन लेने जाते हैं 100 रुपये का किसी प्रोजेक्ट के लिए, तो बैंक ये बोलता है कि देखिए आपका तो टोटल प्रोजेक्ट पे खर्चा ही 100 रुपया है, तो ऐसा है कि हम आपको इसका 25% आप पे करो खुद, बाकी 75% हम फाइनेंस करते हैं। इसको कहते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट। तो मान लीजिए इकोनॉमी में आप 100 रुपये का लोन लेने गए थे, और उस समय क्या था, इकोनॉमी में इन्फ्लेशनरी गैप का सिचुएशन चल रहा है, मतलब काफ़ी महंगाई है, ऑलरेडी इकोनॉमी में एक्सेसिव डिमांड है, ज़रूरत से ज़्यादा डिमांड है, लोग खूब लोन ले रहे हैं, खूब बिल्डिंग बना रहे, ब्रिजेज बना रहे, कार परचेज कर रहे, बाइक परचेज कर रहे, अपने घर में लग्जरीज कंफर्टेबल चीज़ों को बढ़ा रहे। तो ऐसा एक दौर चल रहा है, एक्सेसिव डिमांड है और इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में, फुल इक्विलिब्रियम में है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फुली एम्प्लॉयड है, अभी आउटपुट बढ़ाना मुश्किल है इकोनॉमी में। तो ऐसे में ये जो इन्फ्लेशनरी गैप है उसको कम करना, तो उसमें मार्जिन रिक्वायरमेंट भी काम आएगा। कैसे, समझते हैं।
तो मान लीजिए इन्फ्लेशनरी गैप का सिचुएशन चल रहा है और अभी बैंक का स्कीम था कि 100 रुपये का अगर आपका कोई प्रोजेक्ट है तो उसमें हम लोग 90% फाइनेंस करते हैं, 10% आप खुद फाइनेंस करो, 90% हम फाइनेंस करेंगे। ये दौर चल रहा था। तो आरबीआई तुरंत बैंकों को बोला गया कि भाई ये मार्जिन स्कीम लागू करो, ये भी एक लोन को कट करने में हेल्प करेगा। तो उसने तुरंत एक स्कीम लाया कि देखो जी, वो जो पहले 10% वाला स्कीम था ना कि 100 रुपीज़ का प्रोजेक्ट है तो आपको 10% आप खर्चा करो, 90% तक हम आपको लोन दे सकते हैं। अभी हम लोगों ने ये सर्कुलर आरबीआई से आया है कि नहीं, 25% जो प्रोजेक्ट आपका है उसका 25% प्रोजेक्ट का ओनर खुद स्पेंड करेगा और हम लोग फाइनेंसर सिर्फ 75% फाइनेंस कर सकते हैं। तो क्या हुआ, मान लीजिए अगर मेरे को किसी प्रोजेक्ट में 30 लाख रुपीज़ खर्चा करना था तो 30 लाख का 25% होता है 7.5 लाख। अगर मेरे पास है 7.5 लाख रुपया खर्चा करने के लिए तभी मैं उस प्रोजेक्ट पे हाथ डालूंगा, नहीं तो मैं नहीं स्टार्ट कर पाऊंगा। मेरे पास सिर्फ 4 लाख रुपीज़ कैश था और मैं चाह रहा था कि 30 लाख का 10% 3 लाख है, मेरे पास तो 4 लाख है ही, 1 लाख ज़्यादा है। चलो बैंक के पास लोन के लिए जाते हैं और लोन मिल गया तो काम शुरू कर देंगे बनाने का। लेकिन जैसे ही बैंक के पास गए तो बैंक ने बोला कि नहीं, अब 10% नहीं है, अब तो आपको 25% आपको खर्चा करना पड़ेगा। तो बैंक ने मेरा लोन रिजेक्ट कर दिया क्योंकि मैं मार्जिन जो उसका रिक्वायरमेंट है 7.5 लाख का वो तो मेरे पास था नहीं, मेरे पास तो 40 लाख है। तो मैं 3.5 लाख से शॉर्ट हूँ फंड का। जब तक मेरे पास 3.5 लाख रुपये करीब नहीं हो जाए उस सिनेरियो में, तब तक तो मैं अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं करूँगा, क्योंकि स्टार्ट करूँगा और बीच में पैसा शॉर्टेज पड़ गया तो बैंक तो लोन देने वाला नहीं जब तक मैं अपना 25% खर्चा न कर लूँ। तो इस तरह से लोन का डिमांड कम हो जाता है, प्रोजेक्ट बंद हो जाते हैं, लटक जाते हैं, भविष्य में होंगे। तो ऐसे बहुत सारा क्या कहते हैं एक्सेसिव डिमांड सिचुएशन से, ये मार्जिन रेट बढ़ा देने से, एक्सेसिव डिमांड से या इन्फ्लेशनरी गैप से फाइट आउट करेंगे। और अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट कम कर दे तो डिफ्लेशनरी गैप से फाइट आउट करने में हेल्प करेगा। मोरल प्रेशर इज एक्सर्टेड बाय द आरबीआई। मोरल प्रेशर क्या होता है, एक तरह का बैंकों के गाइडलाइंस होता है इससे कि देखिए आप जब लोगों को लोन देते हैं तो ज़्यादा नीडी पीपल है जो फर्स्ट टाइम लोन लेने आ रहा है बाइक के लिए, कार के लिए या मकान बनाने के लिए, उन लोगों को लोन दे। जिसके पास ऑलरेडी 2, 3, 4 कार है उनको मत दे। जो शेयर मार्केट में या लग्जरीज महंगे ज्वेलरीज खरीदने के लिए, महंगे मर्सिडीज कार परचेज करने के लिए लोन लेना चाह रहे हैं, उन लोगों को लोन मत दे। तो जो नीडी सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी सिर्फ उन्हीं को लोन दे तो वो सिर्फ डिमांड कर पाएंगे, और जो लग्जरी सेक्शंस है उनको लोन कट करे, उनको लोन नहीं दे। तो इससे क्या होता है, ये इन्फ्लेशनरी गैप से फाइट आउट करने में हेल्प करता है। और नहीं, अगर ये मोरल सुएसन नाम का कोई चीज़ नहीं है तो फिर वो इन्फ्लेशनरी गैप डिफ्लेशनरी गैप से फाइट आउट करने में हेल्प करेगा। क्रेडिट रैशनिंग भी एक चीज़ है। क्या है? हाँ, क्रेडिट रैशनिंग क्या होता है, जैसे अब मान लो हमारे देश में हम लोग पढ़े हैं प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है, टर्सरी सेक्टर है। तो अब प्राइमरी सेक्टर में भी या सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर में, तीनों सेक्टर में ये तो हो सकते हैं लार्ज स्केल, मीडियम स्केल, स्मॉल स्केल, माइक्रो स्केल, कॉटेज इंडस्ट्री, कितने सारे कैटेगरी हो गए। तो इन सब के लिए अगर हम लोग एक रैशनिंग कर दे कि प्राइमरी सेक्टर में 100 रुपये में से 30 रुपया लोन उसके लिए रख लो, 20 रुपया मीडियम साइज इंडस्ट्री के लिए, सॉरी सेकेंडरी सेक्टर के लिए रख लो, 50 रुपीज़ या 50% टर्सरी सेक्टर को लोन देने के लिए रख लो। ये जो रैशनिंग कर देंगे तो रैशनिंग में जो पहले आएगा पहले पाएगा, ये भी स्कीम साथ में लागू कर देंगे। तो जो जिसके लिए जितना टोटल फंड या लोन का सीमा निर्धारित है वो लोन जैसे ही लोग ले लेंगे तो बाकी जो सेक्शन से लोन लेने के लिए आएंगे उनको तो लोन मिलेगा नहीं। मतलब मैं समझाऊँ कि अगर मान लो प्राइमरी सेक्टर के लिए 30 रुपीज़ लोन के लिए रखा गया था, तो प्राइमरी सेक्टर में तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं। जो लोग लोन लेने के लिए आए वो पहले मान लीजिए 50,000 लोग लोन लेने के लिए आए, 50,000 बिजनेस हाउसेस से लोन लेने के लिए आए, लेकिन पहले 3,000 जो बिजनेस हाउस हमारे पास है उनको ही लोन देते देते हमारा उनके हिस्से का राशन ख़त्म हो गया। तो अब तो बाकी जो 2,000 है उन लोगों को 20,000 है, उन लोग हम लोग लोन दे नहीं पाएंगे क्योंकि उनके हिस्से का जो रैशनिंग मनी हम लोग ने रखा हुआ था वो ख़त्म हो गया है। हालांकि हमारे पास पैसा है पर वो दूसरे सेक्शन के राशन में आता है। तो ये भी एक तरीका है इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप से फाइट आउट करने का। तो इस तरह से हम लोगों ने ये पढ़ा क्या, इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप को फाइट आउट करने के लिए मॉनेटरी तरीके क्या क्या हैं।
इसी को ये डेफिशिएंट डिमांड को फिर वही पॉइंट सब चर्चा क्या होगा कि डिफिशिएंसी गैप में बैंक रेट, ये देखिए जो मैं आपको सब चर्चा पहले ही कर चुका हूँ। तो इस तरह से ये जो चैप्टर है कैश क्या कहते हैं इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, जिसमें हम लोगों ने स्टार्ट किया था एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड, फिर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, ये सब सारा चीज़ हम लोग आज ये चैप्टर ख़त्म हो गया। आप इसको पढ़िए और समझिए। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे चैप्टर में। थैंक यू।